तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी फंडामेंटल कोर्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन आवर सिलेबस, दैट इज़ दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज इन इंडिया एंड देयर मैंडेट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस फर्स्ट। जो लैंग्वेज यूपीएससी ने स्पेसिफिकली यूज़ की है दैट इज़ कॉल्ड वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज इन इंडिया एंड देयर मैंडेट। तो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज, तो दोनों चीज़ें हैं। पर ये अब आपको फोर्सेस और एजेंसीज के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो हम लोग कैसे विजुअलाइज करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बट बिफोर दैट सी द थर्ड वर्ड, दैट इज मैंडेट। तो एक चीज़ यहाँ पर समझिए, द वर्ड मैंडेट मीन्स कि एक फोर्स किस पर्पज़ के लिए बनी है और जो वो उसका मैंडेट है कितना उस मैंडेट से वो स्टिक कर रही है, उस मैंडेट को अचीव कर पा रही है या मैंडेट को अचीव नहीं कर पा रही है। दिस इज़ द ब्रॉड थॉट ऑफ द टॉपिक। नाउ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो इज क्योंकि दोस्तों जब हम बात करते हैं वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट की, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पर मैंडेट में आपको किसी भी फोर्स के ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर फोर्स या पर्टिकुलर एजेंसी है जिसके मैंडेट को समझने के लिए अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशनल एस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, तो दैट इज समथिंग वी विल गो फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। अदरवाइज प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम रीडिंग दोज दिलचस्प टाइप स्टोरीज जो आप जनरली पढ़ते हो कि भाई कौन से फोर्स ने क्या ऑपरेशन किया एंड ऑल दैट। दोस्तों वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। सो लेट्स स्टिक टू द थ्री वर्ड्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसीज एंड द मैंडेट। नाउ जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो मैंने आपको बोला कि भाई फोर्सेस और एजेंसीज को हम लोग किस तरीके से विजुअलाइज करेंगे। तो ब्रॉडली फ्रेंड्स, इंडिया में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमारे पूरे कंट्री का सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया है, उसमें पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि हमारे यहाँ पर दो प्रिंसिपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। द फर्स्ट मिनिस्ट्री इज़ द होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री का काम प्राइमरीली इंटरनल सिक्योरिटी को लेके है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने भी थ्रेट्स हैं, उनको मैनेज करना, टैकल करना, इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्ट्री के पास आती है। दूसरा वी हैव द डिफेंस मिनिस्ट्री विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और MOD। तो फ्रेंड्स, जनरली स्पीकिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ये है कि इट केटर्स टू इंश्योरिंग कि इंडिया के एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं वो इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी को हार्म ना करें। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मैनेज करती है, या हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं, ये सारी फोर्सेस आज की डेट में इंडिया के एक्सटर्नल लेवल पे टेरिटोरियल थ्रेट्स को मैनेज करती हैं ताकि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड टेरिटोरियल सोवरेनिटी को कोई हार्म ना हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर टू प्रिंसिपल एजेंसीज जो हमारे ब्रॉडली नंबर 1 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए रिलेवेंट हैं। नंबर 2, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इट्स नॉट जस्ट दैट दीज टू मिनिस्ट्रीज आर द प्रिंसिपल मिनिस्ट्रीज। कई बार कई अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी जो हैं और गवर्नमेंट के ऑफिसेज भी जो हैं, दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वी हैव समथिंग कॉल्ड द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जिसके पॉलिटिकल हेड इज़ द प्राइम मिनिस्टर। द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है उसके अंदर एक एजेंसी आती है विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट मिलिट्री, M, but it is otherwise also known as the research and analysis wing. We will talk about it separately. तो जो research and analysis wing RNAW है, it does not come under the home ministry, does not come under the defense ministry, it comes under the cabinet secretariat. और जो research and analysis wing है which is primarily an intelligence agency which focuses on intelligence activity, intelligence gathering, intelligence processing, intelligence analysis, covert activity etc. वो ना तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो ये एक एजेंसी और भी है जो बेसिकली होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के ओवरऑल आर्किटेक्चर में नहीं, बल्कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में रह के फिर भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है
कि डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री आर प्राइमरीली इंपॉर्टेंट बॉडीज जिनके अंदर जनरली पूरा आर्किटेक्चर आता है, बट at the same time, over and above this, we also have other departments, other agencies which come under not just Ministry of Defense or Home Ministry, but some other government agencies or departments who also contribute for internal security. So ये basic fundamental आपको पहले तो बिल्कुल clear होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जो हमारी वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि जो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज हैं इंडिया में, ये आज की डेट में ब्रॉडली 6 कैटेगरीज में पाई जाती हैं। व्हाट आर दो 6 कैटेगरीज? द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज देयर इज द आर्म्ड फोर्सेस। द सेकेंड कैटेगरी इज समथिंग कॉल्ड द पैरामिलिट्री फोर्सेस। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, वी विल हैव अ लुक एट देम सेपरेटली। पहले आप ब्रॉड क्लासिफिकेशन, 6 पॉइंट क्लासिफिकेशन समझ लो कि भाई फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज आर्म्ड फोर्सेस, सेकंड क्लासिफिकेशन इज पैरामिलिट्री फोर्सेस, थर्ड क्लासिफिकेशन इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, फोर्थ क्लासिफिकेशन इज दैट वी हैव सेंट्रल एजेंसीज, and then the fifth classification we have apart from central agencies are intelligence agencies। और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो 5वें लेवल पे है, इसके बाद लास्ट 6ठे लेवल पे है बेटा, व्हाट इज कॉल्ड एज द स्टेट पुलिस फोर्सेस। तो आपको ये 6 पॉइंट क्राइटेरिया, 6 पॉइंट डिफरेंशियल कि भाई आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड स्टेट पुलिस, ये 6 पॉइंट आर्किटेक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये 6 पॉइंट आर्किटेक्चर क्या है, हम इसको क्यों ऐसा इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी अगर सिक्योरिटी फोर्स है, वो चाहे स्टेट के लेवल की हो या इंटेलिजेंस एजेंसी हो या कोई मान लीजिए सेंट्रल फोर्स हो, कुछ भी हो, कोई भी फोर्स इंडिया की इन 6 पॉइंट कैटेगरीज के बाहर नहीं है। यानी कि दीज 6 कैटेगरीज आर द फाइनल कैटेगरीज, यानी कि हम कह रहे हैं कि हर एक फोर्स इंडिया की इन्हीं 6 कैटेगरीज के अंडर आती है। अच्छा, अब मैं आपको एक ब्रीफ पॉइंट और बताता हूँ। जब हम बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस की, तो जनरली हमें पता है कि भाई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं उसमें। ओवर एंड अबव दैट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर उनके बहुत सारी यूनिट्स, विंग्स एट्सेट्रा है। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स राइट नाउ। लेकिन जब हम बात करते हैं एक पैरामिलिट्री फोर्स की और हम बात करते हैं आर्म्ड फोर्स की, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आर्म्ड फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स में प्रिंसिपली क्या डिफरेंस है, ये अलग क्यों है और ये अलग क्या काम करती हैं? तो यहाँ पर अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसके बारे में रिमेंबर 2 थिंग्स। फर्स्ट, कि पैरामिलिट्री फोर्सेज का जनरली थ्योरेटिकली अगर मैं बोलूँ तो क्रिएशन स्टार्ट होता है विद द रिक्वेस्ट कमिंग टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द आर्म्ड फोर्स। एक पैरामिलिट्री फोर्स को क्रिएट करने का काम गवर्नमेंट का ही होता है, पर गवर्नमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकली स्पीकिंग एक प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है कि कई बार एक स्पेसिफिक आर्म्ड फोर्स कंट्री की गवर्नमेंट को बोलती है कि हमें सहायता चाहिए, असिस्टेंस चाहिए कुछ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी की। उस एक्टिविटी को अचीव करने के लिए आप हमारे लिए एक पैरामिलिट्री फोर्स क्रिएट कीजिए। और गवर्नमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में उसका एनालिसिस करके, उस चीज़ को स्टडी और एनालाइज करके, एग्जामिन करके फिर एक पैरामिलिट्री फोर्स क्रिएट करती है। इस केस में अब आपको ये चीज़, दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि एक पैरामिलिट्री फोर्स जब भी क्रिएट होती है, वो पैरामिलिट्री फोर्स हमेशा आर्म्ड फोर्सेस के साथ ही जनरली काम करती है। आप एक पैरामिलिट्री फोर्स को किसी दूसरी जगह पर काम करने के केस में बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी में उसको जनरली देखोगे। यानी कि हम बोल रहे हैं
कि जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें क्या है क्या नहीं, वो एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ये फोर्सेज स्पेसिफिकली आपकी आर्म्ड फोर्सेज के साथ ही काम करेंगी। ये पैरामिलिट्री फोर्सेज आपकी आर्म्ड फोर्सेज को ही असिस्ट करेंगी। तो ये चीज़ आपको बहुत केयरफुली और क्लियरली याद रखनी है। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में और पैरामिलिट्री में क्या अंतर हुआ? पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, CPOs। तो कभी अगर आपको एक वर्ड न्यूज़पेपर्स में या कहीं पे भी CPO सुनने में आया तो घबराइएगा नहीं। CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, CAPFs, CPOs, बोथ ऑफ देम मीन द सेम थिंग। अब जनरली स्पीकिंग जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं या जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये इनके अंडर बहुत सारी फोर्सेस आती हैं। ये जो जनरली बहुत सारी फोर्सेस आती हैं, हम कहते हैं कि ये फोर्सेस आज की डेट में क्रिएटेड हैं टू असिस्ट वेरियस अदर फोर्सेस एंड अदर कैटेगरीज दैट एग्जिस्ट। यानी कि अगर हम कह रहे हैं CAPF की बात, तो एक CAPF आज की डेट में एक आर्म्ड फोर्स के साथ भी काम कर सकती है। एक CAPF जो है एक पैरामिलिट्री फोर्स के साथ भी काम कर सकती है। एक CAPF सेंट्रल एजेंसी के साथ भी काम कर सकती है, इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ भी काम कर सकती है, और ज़रूरत पड़े तो एक CAPF स्टेट पुलिस के साथ भी काम कर सकती है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, गवर्नमेंट अगर डायरेक्शन दे तो एक CAPF दूसरे CAPF के साथ भी काम कर सकती है। तो CAPF कब और किसके साथ काम करेगी, ये डिस्क्रिशन गवर्नमेंट का होता है। और जब मैं गवर्नमेंट का वर्ड बोल रहा हूँ तो जनरली होम मिनिस्ट्री का होता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करेगी कि कौन सी CAPF किस टाइम पे किसके साथ काम करेगी। सो दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर टू यू। तो CAPFs आर क्रिएटेड इन जनरल सेंस एज वी से, या अगर हम सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो CAPFs आर क्रिएटेड एज ऑक्सिलरी फोर्सेस। ऑक्सिलरी मीन्स सपोर्ट फोर्सेस। सपोर्ट मीन्स कि भाई वो किसी के साथ भी काम कर सकती हैं, दे कैन वर्क विद एनीबॉडी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास कैटेगराइजेशंस में आती हैं सेंट्रल एजेंसीज। मोस्ट ऑफ दी सेंट्रल एजेंसीज जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। इनके अंदर कोई एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में होगी, कोई तो मिनिस्ट्री ऑफ होम के कंट्रोल में होगी। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ का कंट्रोल है और अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के कंट्रोल में अलग अलग एजेंसीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, हम एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो आज की डेट में स्टेट लेवल पे भी होती हैं, और जनरली ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज सेंट्रल लेवल पे होती हैं। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी कामकाज करने का तरीका होता है, उसको हम लोग सेपरेटली देखेंगे। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट और सेंटर दोनों जगह होती हैं। इसके बाद लास्ट आती हैं स्टेट पुलिस फोर्सेस। तो स्टेट पुलिस फोर्सेस का तो जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग एज द लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट टुडे, तो वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते वो अपने स्टेट के एरिया में और बाउंड्री में ही कन्फाइंड रहती हैं। तो वो अपने स्टेट की टेरिटोरियल सिक्योरिटी यानी कि अपने स्टेट के अंदर के जो इश्यूज़ हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के, उन्हीं को लेके फोकस करती हैं। तो कीपिंग इन माइंड ऑल दिस, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इस वीडियो के थ्रू कि देयर इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देयर इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ओवर एंड अबव कैबिनेट सेक्रेटेरिएट टाइप की भी एजेंसीज़ हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैनेज करने के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। ब्रॉडली हमारे यहाँ पर 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन है सिक्योरिटी फोर्सेज का, जिसमें हमारे पास आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, सेंट्रल एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसी, स्टेट पुलिस होती हैं। इसके अंदर मैंने आपको 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो बेसिकली क्रिएट की जाती हैं ओनली टू वर्क विद आर्म्ड फोर्सेज, वेयर एज द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जिनको हम CPOs भी कहते हैं,
they can work with other forces and they can work with any other agency which is the discretion of the home ministry. So I hope इस वीडियो से आपको एक ब्रॉड थॉट प्रोसेस जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके है वो क्लियर हो गया होगा. नाउ इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज वी विल टॉक अबाउट each of these individual categorization and understand what are the challenges, issues and the mandate issues involved in that. Thank you.